हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू RS ओनली। और अपन टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आज अपनी है क्लास नंबर 2। अपन ने फर्स्ट क्लास में देखा था कि राजस्थान में जो भी हमें फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड एरियाज मिलते हैं उनके अंदर हम कैसे उनको कंजर्व करते हैं, कौन कौन से उसके अंदर ऊपर कम्युनिटीज के राइट्स होते हैं, कैसे रिस्ट्रिक्शंस दिए जाते हैं उन राइट्स के ऊपर, कौन कौन से लॉज काम करते हैं, ठीक है, कौन कौन से फॉरेस्ट टाइप राजस्थान में पाए जाते हैं और कहाँ पाए जाते हैं, ये अपन कर चुके। ब्रिलियंट। आज अपन इस टॉपिक को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, आगे देखते हैं। बट बिफोर वी डू दैट, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है अपनी तैयारी को लेकर, कोई भी आपको बुक्स चाहिए, नोट्स चाहिए, क्रैश कोर्स चाहिए, ठीक है, मेंटोरशिप चाहिए, जो भी आपकी क्वेरी है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, आपको एक फोन नंबर दिखेगा, या तो उसके ऊपर कॉल करके यू कैन गेट एनी क्वेश्चन आंसर्ड, या फिर एक गूगल फॉर्म दिखाई देगा, उसको फिल करके सबमिट कर दो। वो फिल करके सबमिट कर दोगे तो आपकी एक काउंसलिंग सेशन आपके लिए फ्री में बुक हो जाएगी। ठीक है, आपका बिल्कुल फ्री काउंसलिंग सेशन होगा। आप जब चाहो अपनी काउंसलिंग करवा सकते हो और अपने जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना आपके, जो भी सारे आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। रिमेंबर द क्लास वी डिड, है ना, जो अपन ने पिछली क्लास ली थी उसका ध्यान रखना, नोट्स ओपन करके रखना। एंड लेट्स स्टार्ट नाउ। राजस्थान के प्रोटेक्टेड एरियाज की अपन बात कर लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें एग्जाम राजस्थान का देना है। हमारा प्राइमरी क्वेश्चन स्ट्रक्चर जो होता है वो राजस्थान के ऊपर लागू होता है। ठीक है, चलो, एरिया क्या है? 18,543 स्क्वायर किलोमीटर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया है राजस्थान में, जो कि टोटल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया का 56.4% है। ये एक लार्जेस्ट लीगल कैटेगरी होती है। कौन सी? ठीक है, बिल्कुल बेसिक फैक्ट है, लर्न करने की चीज है। आई कैन नॉट हेल्प यू विद दैट। आपको कुछ चीजें आपको तैयारी में सिर्फ रटनी है, लर्न करनी है। उनको बार बार करोगे तो हाँ, आपको ज्यादा लंबा लर्न रहेगा, आप उसको रिकॉल कर पाओगे एग्जाम में। अगर उसको रिवाइज नहीं करोगे तो रिकॉल नहीं कर पाओगे, दैट इज गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू। तो उसको बार बार पढ़ो, रिकॉल करने की कोशिश करो, रिवाइज करो। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन। ज्यादातर हमें राजस्थान में फॉरेस्ट कहाँ देखने को मिलते हैं? जहां पानी है। ज्यादातर राजस्थान में पानी कहाँ है? अरावली के आसपास है। यस, हिली एरियाज, सेमी हिली एरियाज जो है राजस्थान के, वहां पर मेजॉरिटी ऑफ दीज फॉरेस्ट आर कॉन्सेंट्रेटेड। इसका मतलब ये नहीं है कि इनके अलावा है ही नहीं, कॉन्सेंट्रेशन यहां ज्यादा है। ठीक है, गुड। नेक्स्ट, कहां कहां पे ज्यादातर पाया जाता है? उदयपुर, राजसमंद, कोटा, बारां, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, बूंदी, अलवर, झालावाड़, बांसवाड़ा। यहां पर इन डिस्ट्रिक्ट्स, सिर्फ इन डिस्ट्रिक्ट्स में लगभग 50% स्टेट के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं टोटल? अपडेटेड कमेंट्स में बताओ, इससे पहले कि मैं बता दूं। 41 है ना। 41 डिस्ट्रिक्ट्स में से आधे हैं क्या ये? 20 हैं क्या ये? नहीं, लेकिन यहां पर आधे से भी ज्यादा फॉरेस्ट राजस्थान का पाया जाता है। नेक्स्ट, वेस्टर्न राजस्थान, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और अब बालोतरा वगैरह, ये सब भी काउंट कर सकते हो आप। यहां पर स्पार्स ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट मिलेंगे आपको, और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया जो है उसकी डेंसिटी आपको कम मिलेगी। ऑब्वियस सी बात है, थॉर्नी एरियाज हैं यहां पर, अदरवाइज भी पॉपुलेशन कम है। तो अगर पॉपुलेशन कम है तो स्पीशीज को नुकसान पहुंचाने वाली जो सोर्स है वो भी कम है। भाई, इंसान ही तो है जो फॉरेस्ट को और फॉरेस्ट में रहने वाले जानवरों को और पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो जहां पर इंसान ही नहीं होंगे वहां पर नुकसान कौन पहुंचाएगा? और अगर नुकसान ही नहीं पहुंचा रहे हैं तो प्रोटेक्टेड एरिया की डेंसिटी भी कम होगी। ऑल्दो यहाँ पर डेजर्ट नेशनल पार्क है और बहुत सारे कम्युनिटी ग्रोव्स हैं, आपको हर चौथे गांव के अंदर एक कम्युनिटी ग्रोव मिल जाएगा, लेकिन उसका प्रोटेक्शन लीगल लेवल पे नहीं होता है। ठीक है, लोकल कम्युनिटीज ही उसको प्रोटेक्ट कर लेती हैं, एक्सेप्ट नेशनल पार्क। देख लिया, गुड। सिग्निफिकेंस, इसकी क्या जरूरत है? बहुत वाइटल लैंडस्केप है, बफर जोन होता है, वाइल्ड लाइफ को आने जाने में, मूव करने में सपोर्ट मिलता है, और रेगुलेटेड ग्रेजिंग वगैरह अलाउ करते हैं। कुछ लोकल कम्युनिटीज के लिए कुछ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करने की भी परमिशन होती है। अपन ने पिछली क्लास में देखा था कि कुछ ऐसी ट्राइबल फैमिलीज हो सकती हैं जो कि फॉरेस्ट में पाए जाने वाले जो हनी बीज के जो क्लस्टर्स हैं उनको तोड़ के और उसके अंदर से शहद यानी कि हनी यूज करें। ठीक है, कोई इंडियन गूसबेरी, जो वाइल्ड गूसबेरी होती है, आई थिंक उसको जंगली आंवला कहते हैं, छोटा सा होता है, डार्क कलर का होता है, बट यस, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, लोकल कम्युनिटी कंजम्पशन के लिए भी यूज किया जाता है। जो आपकी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, बहुत कुछ फॉरेस्ट वगैरह के ऊपर, ट्राइबल उसके ऊपर डिपेंड करती हैं, कम्युनिटीज के ऊपर डिपेंड करती हैं, तो ये सारी चीजें भी यहां पर आ सकती हैं। राइट, गुड। नेक्स्ट वी हैव, बहुत से प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ऐसे हैं जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कंजर्वेशन रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स के साथ में ओवरलैप होते हैं, तो हम उसका लैंडस्केप लेवल कंजर्वेशन करते हैं। तो प्रोटेक्टेड एरिया तो है, लेकिन उसको टेक्निकली लीगल प्रोटेक्शन नहीं था। अब प्रॉब्लम क्या है कि वो प्रोटेक्टेड एरिया जो है, जो कम्युनिटी प्रोटेक्शन में आ रहा था, वो किसी मेजर नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी, इनके पास में पड़ रहा है। तो इसको एक्सटेंड कर दिया जाता है कि भाई ये जो नेशनल पार्क है ना वो यहां तक फैला हुआ है, हम इसको भी इसके साथ ही प्रोटेक्ट कर लेंगे, ऐसे। राइट, चलो नेक्स्ट, यहां पे क्या है? यहां पे राजस्थान का मैंने मैप लगाया है जिसमें अपन ने नेशनल पार्क्स हैं,
वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, बर्ड सेंचुरीज हैं और टाइगर रिजर्व्स हैं, ठीक है। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये सारे आपको लर्न करने हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी क्या मैम? हाँ, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हंड्रेड्स में होती हैं, हमें सारी नहीं, लेकिन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है अराउंड 17-18 आपके लिए इंपॉर्टेंट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, प्लीज वो जरूर याद करनी है। रिजर्व फॉरेस्ट जो कि न्यूज में है वो तो डेफिनेटली लर्न करना है, और ये न्यूज में आता रहता है, आप डाउन टू अर्थ वगैरह की मैगजीन देखोगे, इनफैक्ट आपको जो नेशनल न्यूज़पेपर्स हैं, कभी कोई घटना यहाँ हो जाती है, कोई बात हो जाती है, कोई छोटी मोटी न्यूज़ भी आती है तो उसको कवर करा जाता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंजर्वेशन के नजरिए से भी, लीगल प्रोटेक्शन के नजरिए से भी और हमारे एग्जाम के नजरिए से भी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क जो है राजस्थान का, वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में जो आता है वो कौन कौन सी कैटेगरीज में आ रहा है। सबसे ऊपर है अपने पास में टाइगर रिजर्व्स। राजस्थान में टोटल 5 टाइगर रिजर्व्स हैं, मुझे कमेंट्स में नाम बताओगे सारे, मैंने यहाँ नहीं लिखे हुए हैं बाय द वे, ठीक है, मैंने जानबूझ के नहीं लिखे हैं, ठीक है। राजस्थान में 5 टाइगर रिजर्व्स हैं, ओके। इनका टोटल एरिया है लगभग 6000 स्क्वायर किलोमीटर्स, ओके। इनको टाइगर कंजर्वेशन के लिए अलग से इस्टेब्लिश किया गया था, या फिर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होंगी और उनके अंदर हमने प्रोजेक्ट टाइगर का पॉकेट बनाया है। हमने टाइगर प्रोटेक्ट करने के लिए 1972 में प्रोजेक्ट टाइगर इंट्रोड्यूस किया था देश में, कि हम देश में जो रॉयल बंगाल टाइगर है, जो कि इंडिया का नेशनल एनिमल भी है, उसको बचाएंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे, अंडरस्टूड। लेकिन ऐसा नहीं है कि जहां पर टाइगर्स हैं ही नहीं हम नई ही जगह इंट्रोड्यूस कर देंगे, भैया चलो पेड़ लगाना शुरू करें और 20 साल बाद यहां पर टाइगर्स आएंगे, नहीं। कुछ ऐसे एरियाज ऑलरेडी इंडिया में थे जहां पर अच्छा खासा डेंस फॉरेस्ट अवेलेबल है, बहुत मैदानी फॉरेस्ट अवेलेबल है, वहां पर हम टाइगर्स को इंट्रोड्यूस कर सकते थे। उनमें से एक जैसे रणथंभौर है, ठीक है, कॉर्बेट में तो पहले से टाइगर्स ही थे, राइट। रणथंभौर है, तो रणथंभौर नेशनल पार्क है, लेकिन रणथंभौर के ही नेशनल पार्क के एक एरिया को हमने प्रोजेक्ट टाइगर के लिए कंजर्व कर लिया, तो पार्क के अंदर पार्क अपन ने बचा के रख लिया है, ठीक है। यही बात हो रही है यहाँ पे। नेशनल पार्क्स 5 हैं, टोटल 510 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, हाईएस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड है, कोई ह्यूमन हैबिटेशन यानी कि वहां जाके कोई रह नहीं सकता, नहीं अलाउड है इनसाइड द कोर। कोर क्या होता है? ये जो अपने फॉरेस्ट वगैरह ये सब होते हैं ना, इनका एक डायग्राम होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज है, थोड़ा सा लॉजिक से देखना। सबसे अंदर आता है कोर, हाईएस्ट प्रोटेक्शन इस लेवल को अवेलेबल है, यहां पर ह्यूमंस नहीं जा सकते। जो बहुत सीनियर साइंटिफिक कम्युनिटीज वगैरह होती है, जो एनिमल ऑब्जर्वर्स होते हैं, प्रोटेक्शन वाले जो होते हैं, ठीक है, वही जा सकते हैं, लेकिन वो भी सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं अराउंड द एजेस, ठीक है। नेक्स्ट, ये होता है नेशनल पार्क जोन, ठीक है। ये दोनों मिलके नेशनल पार्क ही कहलाता है, ऐसा नहीं कि वो नेशनल पार्क नहीं कहलाता, ये होता है नेशनल पार्क जोन। यहां पर आप कभी कभी टूरिस्ट एक्टिविटीज कर सकते हो, यहां पर आप कुछ राइट्स, नाउ नेशनल पार्क में लोकल कम्युनिटीज को राइट्स नहीं मिलते, लेकिन यही डायग्राम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के साथ भी लागू होता है, ठीक है। वहां पर थोड़ा बहुत राइट आपको मिल जाएगा, प्रोटेक्टेड एरियाज में आपको थोड़ा बहुत राइट्स मिल जाएंगे। यहां पर टूरिस्ट एक्टिविटीज कुछ सीजन्स में अलाउड होती हैं, कुछ ही लेवल तक, यूं नहीं कि टूरिस्ट भी यहां से घुसा और यहां तक जाके खड़े होकर देखने लग गया, नो। इस एरिया का भी कुछ आउटर पोर्शन ऐसा होता है जहां पर टूरिस्ट और विजिटेशन अलाउड होता है, आप साथ जाके देख सकते हो, एंजॉय करो, वापस आ जाओ भैया, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव बफर जोन, इसे कहते हैं बफर जोन। बफर जोन में पॉपुलेशन मूवमेंट अलाउड है, सेटलमेंट अलाउड नहीं है, यहां पर जाकर भी आप कम्युनिटीज, पता चले गांव के गांव बस रहे हैं, डाणियों में लोग बस रहे हैं, नहीं, ठीक है। यहां पर भी फ्री मूवमेंट हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर भी वॉच रखी जाएगी, वरना पोचर्स आ जाएंगे, सुरंगें बना लेंगे कोर एरिया तक, ठीक है। तो यहां पर फ्री मूवमेंट अलाउड तो है, लेकिन विद रेगुलेशन। टूरिज्म तो ऑब्वियसली होएगा ही होएगा, ठीक है। इस एरिया में भी हम बहुत मार्जिन में टूरिस्ट को अलाउ करते हैं। फॉर एग्जांपल रणथंभौर में आपको जो लास्ट पॉइंट जाता है ना, जहां पर वो गाड़ी वाले भैया जो हैं वो बताते हैं कि भैया मैडम इसके आगे नहीं जा सकते अपन, बोले क्यों भैया, देखो ना वहां पर टाइगर दिख रहा है, पास से देख सकते हैं, वो भैया पास से इतना पास में आ जाएगा कि फिर कोई सा ना यहीं रहेगा फिर परमानेंटली, ठीक है। तो यहां पर भी टूरिस्ट एरियाज बहुत मार्जिन लेवल तक अवेलेबल हो सकते हैं, आप देख सकते हो, रह नहीं सकते। यहां पर फ्री मूवमेंट ऑफ टूरिस्ट हो सकता है, विद रेगुलेशन, आप पर नजर रखी जाएगी, आपके पास में गाइड होगा, आप रह नहीं सकते। ये होता है नेशनल पार्क का बहुत बेसिक सा डायग्राम, ठीक है। वहां से आया है वो कोर, ओके।
नेक्स्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमारे पास में 26 से भी ज्यादा, इस वक्त लगभग 32 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, लेकिन कुछों को नोटिफाई करना बाकी है। कुंभलगढ़ है, सीता माता, माउंट आबू, तालछापर, सरिस्का, डेजर्ट नेशनल पार्क सेंचुरी। तो ये क्या है, कैला देवी वगैरह, ये हमारे पास में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। इनका बहुत लार्ज टोटल एरिया होता है, थाउजेंड्स स्क्वायर किलोमीटर्स तक जाएगा। ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड हैं लेकिन रेगुलेटेड हैं, और कुछ कुछ राइट्स भी मिल सकते हैं, जैसा कि अपन बात कर रहे हैं इतनी देर से, है ना। वाइल्ड इंडियन गूसबेरी अगर आपको यूज करनी है, तोड़ के लानी है पेड़ से, तो यहां से ला सकते हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, नेशनल पार्क से नहीं ला सकते। वही पेड़, वही पौधा, वही फल एक जगह से तोड़ सकते हो, दूसरी जगह से नहीं तोड़ सकते, यही है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव कंजर्वेशन रिजर्व। कंजर्वेशन रिजर्व हमारे पास में कितने हैं, बहुत जल्दी ग्रो भी कर रहे हैं, और गवर्नमेंट लैंड को ही डिक्लेयर करा जाता है कम्युनिटी से कंसल्टेशन करने के बाद में। जो गवर्नमेंट लैंड होती है, फॉर एग्जाम्पल अपने गांव में होते हैं, जोड़े की जमीन होती है, अगर आप में से कोई मुझे समझ पा रहा है तो, ठीक है, जैसे गोचर बोलते हैं उसको, हिंदी में गोचर बोलते हैं, लीगल भाषा में भी अगर हिंदी की मैं बात करूं तो गोचर बोलते हैं, तो वो गवर्नमेंट लैंड होती है, राइट। वहां पर जो आवारा पशु होते हैं वो रुक सकते हैं, रह सकते हैं। जो आपका पालतू पशु भी है उसको भी आप चराने के लिए, ग्रेजिंग कराने के लिए गोचर भूमि तक ले जा सकते हो, जैसे हमारे यहाँ पर इसको जोड़े की भूमि बोलते हैं, ठीक है ना। क्या होता है, अब सरकार का मन किया कि अब फाइलो लैंड पड़ी हुई है, इसको प्रोटेक्शन डिक्लेयर कर दो, तो जिस गांव में या फिर जिन 2-3 गांवों के बीच में वो गोचर की भूमि आती है, उनसे कंसल्ट करने के बाद में उस भूमि को आप कंजर्वेशन रिजर्व घोषित कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल जवाई बांध हो गया, बीसलपुर बांध के पास की जो जमीन है, सुंडा माता टेम्पल के पास की जमीन है, शाकंबरी, जोड़बीड़, गढ़वाल, ये सब जो एरियाज हैं, ये सारे कंजर्वेशन रिजर्व्स में आते हैं। मैम अगर ये इतना ही वेग नंबर है तो हम इसको लर्न कैसे करें? आपको नंबर लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट लर्न करने की जरूरत है। और जो न्यूज में आए हैं, आसोप, बगदारा, क्रोकोडाइल कंजर्वेशन रिजर्व, ये सब न्यूज में आते रहते हैं। थोड़ा बहुत न्यूज की तरफ देखोगे तो आपके पास में एक लिस्ट होगी जिसका आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट वी हैव कम्युनिटी रिजर्व। कम्युनिटी रिजर्व को कोई नोटिफाई नहीं किया हुआ है इस वक्त राजस्थान में, इसका लीगल प्रोविजन है, लेकिन क्योंकि राजस्थान में इसको अलग से नोटिफाई नहीं किया हुआ है, आइडेंटिफाई नहीं किया हुआ है, तो हम इसके लिए एग्जाम्पल वे में इसको नहीं पढ़ते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, बिश्नोइयों का प्रोटेक्शन एरिया है, राइट। जैसे ओरानियों का ट्राइबल एरिया है, प्रोटेक्टेड एरिया में आता है, यस। लेकिन अगेन लीगली इसको नोटिफाई अभी तक राजस्थान सरकार ने इन जगहों को नहीं किया है। नेक्स्ट वी हैव कंजर्वेशन रिजर्व्स का लीगल कॉन्सेप्ट क्या होता है, पर्पस क्या होता है, थोड़ा सा शॉर्ट में देखते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट आया था 2002 में, वाजपेयी जी की सरकार के टाइम, तब की बात है। उसमें उनको कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शंस दिए गए थे। एरियाज जो स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है या फिर जो गवर्नमेंट ओन लैंड होती है, जैसे मैंने अभी गोचर भूमि का एग्जाम्पल दिया था आपको, लोकल कम्युनिटीज के द्वारा कंसल्ट करके जो डिक्लेयर किया जाता है, वो वाइल्ड लाइफ को और उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। कोई भी गैप है प्रोटेक्टेड एरियाज में, नेशनल पार्क सेंचुरीज वगैरह में, तो उन गैप्स को फिल करने के लिए हम आसपास के लैंडस्केप्स को ये डिक्लेयर कर देते हैं, ताकि हम उन लैंडस्केप्स को, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को ना छुएं, नेशनल पार्क को ना छुएं, लेकिन उनसे बाहर जो लैंडस्केप अवेलेबल है उसको हम एज अ कम्युनिटी को यूज करने के लिए दे सकते हैं विद रेगुलेशन, ठीक है। वेरी गुड। नेक्स्ट वी हैव इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी हो गया, कॉरिडोर वगैरह हो गया, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था, मध्य प्रदेश के साथ में राजस्थान जो चीता कॉरिडोर लेकर आ रहा है, वो इसी तरह के कंजर्वेशन रिजर्व्स में आता है, ठीक है। एग्जिस्टिंग राइट्स जो हैं लोगों के यहाँ पर, उनको जनरली छेड़खानी उनके साथ नहीं की जाती है, लेकिन हाँ स्ट्रिक्ट रेगुलेशन मेंटेन किया जाता है। ह्यूमन यूज वगैरह जो है उनको भी मेंटेन किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मैनेज करता है लोकल कम्युनिटीज की सहायता के साथ में। फ्लेक्सिबिलिटी है, नेशनल पार्क सेंचुरीज वगैरह जितने स्ट्रिक्ट इसके ऊपर कानून नहीं लगते हैं, जहां पर इंसान मौजूद है, मनुष्य मौजूद है, वहां पर हम कंजर्वेशन रिजर्व्स को डिक्लेयर करें तो ज्यादा फायदा रहता है। हाई बायोडाइवर्सिटी वैल्यू होती है, फॉर एग्जांपल लेपर्ड वगैरह अपन को यहाँ देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप जयपुर कभी गए हो तो जयपुर में एक जगह है स्मृति कुलिश स्मृति वन करके एक जगह है, वहां पर बहुत आपको लेपर्ड साइटिंग्स हो जाएंगी। नाउ इट्स एन ओपन जंगल, ठीक है, उसके पास में ही देयर आर पीपल आई नो, तो आप उनकी छत से लिटरली इफ इट्स अ गुड डे तो आप स्पॉट कर सकते हो कि लेपर्ड दिख गया, ठीक है। तो लेपर्ड वगैरह के हैबिटेट्स वहां मिलेंगे आपको। ब्लैक बक ग्रासलैंड्स अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बिश्नोइयों की, और वेटलैंड्स मिलेंगे। राजस्थान में क्या इंपॉर्टेंस है, हम इंडियन लेपर्ड को टाइगर रिजर्व्स के बाहर कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि टाइगर रिजर्व्स में टाइगर और लेपर्ड दोनों शिकारी, तो जो प्रे होगा, जो शिकार होगा, उसके नंबर के ऊपर फाइट होगी और हमें देखने को मिलेगा कि टाइगर और लेपर्ड ही फाइट करने लग गए। हमें कंजर्व करना है, हमें झंझट नहीं करवाना है जंगल के अंदर, ठीक है। ओके, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स वगैरह, इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, जिनको फुल सेंचुरी प्रोटेक्शन देने की जरूरत नहीं है, उनके लिए हम ये एस्टेब्लिश करते हैं। कम्युनिटी रिजर्व्स के लीगल कॉन्सेप्ट्स और की फीचर्स,
ये अपन ने पढ़ा कंजर्वेशन रिजर्व, ये है कम्युनिटी रिजर्व। अगेन सेम थिंग, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट ऑफ 2002 सेक्शन 36C 36D। यस, सेक्शंस भी लर्न करने हैं क्या मैम? हाँ जी करने हैं। ये बहुत इजी है, इसको ठीक है ना, समझोगे, इसको 2-4 बार पढ़ोगे ना तो ये लर्न हो जाएगा। ये डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, है ना। मैं अलग से नेशनल पार्क और फॉरेस्ट और इनको अलग अलग से इसीलिए करवाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि अपन जितना ज्यादा इसको डिस्कस करें, सुनोगे बार बार, तो लर्न हो जाएगी ये चीज। ओके, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, प्राइवेट कम्युनिटी लैंड को डिक्लेयर करती है, और नेशनल पार्क, सेंचुरी या कंजर्वेशन रिजर्व का जो एरिया है उसके अलावा डिक्लेयर करती है, ठीक है। इंडिविजुअल कम्युनिटी ने वॉलंटियर किया होता है कि भैया हमारे यहाँ पर ये जानवर पाए जाते हैं, तो आप इनको कंजर्व करने के लिए इसको डिक्लेयर कर दो, प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर दो। नाउ आई विल गिव यू अ पर्सनल एग्जांपल कम्युनिटी रिजर्व का। झुंझुनू चूरू हाईवे के पास में कुछ विलेजेस हैं, ठीक है, आई विल नॉट टेल यू द नेम, लेकिन उन विलेजेस के पास में बहुत सारे जो गोचर भूमि है, जो आवारा भूमि होती है, सरकार की भूमि होती है, वहां पर आपको हाइनास देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेगा? HYENAS, हाइनास। मुझे इनको हिंदी में मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, वहां लोकल लैंग्वेज में इसको गादड़ा बोलते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा आपको बहुत सारे गादड़े देखने को मिलेंगे, हाइनास देखने को मिलेंगे टू बी फेयर। तो हाइनास का अब ये क्या है? ये वाइल्ड एनिमल है, ठीक है, ये शिकारी एनिमल होता है। इनफैक्ट आसपास के गांव से, और मैंने पर्सनली भी इस चीज को नोटिस किया, मैंने इस एनिमल को देखा भी है, बाय द वे पर्सनली गाड़ी चलाते हुए सामने आ गया था, ठीक है। तो अब इसमें क्या था, इस एनिमल को प्रोटेक्शन की जरूरत है क्योंकि ये वाइल्ड एनिमल है, लेकिन नेशनल पार्क बीच में, गांव के बीच में कहां से स्टेब्लिश कर दोगे आप? नहीं पॉसिबल है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहां से स्टेब्लिश कर दोगे? सबको डिस्प्लेस करोगे क्या? नॉट वेरी इजी। तो क्या किया सरकार ने, उस एरिया को कम्युनिटी रिजर्व घोषित कर दिया, और वहां पर अब आपको बहुत सारे एनिमल्स मिलेंगे, मतलब हाइनास तो मिलेंगे ही मिलेंगे, अदरवाइज भी आपको बहुत एनिमल्स मिलेंगे। डियर स्पॉटिंग बहुत होती है, बहुत मुझे डियर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अब मैं अपना पर्सनल एग्जांपल इसलिए दे रही हूं क्योंकि मैंने ये चीज एक्सपीरियंस करी है और इसी से रिलेट होती है, क्योंकि वहां पर कम्युनिटी रिजर्व घोषित किया है सरकार ने, तो ठीक है, मिल गया एक एग्जांपल। ओके, तो एनिमल्स वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए, हैबिटेट को मेंटेन करके रखने के लिए, कांकड़ वगैरह बहुत है वहां पे, तो उनको मेंटेन करके रखने के लिए उसको डिक्लेयर किया गया। वॉलंटरी भी हो सकता है, कम्युनिटी ड्रिवन भी हो सकता है। इसका पर्पस क्या होता है? फ्लोरा और फौना को प्रोटेक्ट करना, कोई ट्रेडिशनल या कल्चरल कंजर्वेशन वैल्यू है या प्रैक्टिसेस हैं तो उनको प्रोटेक्ट करना, और कम्युनिटी स्टेवर्डशिप, यानी कि कम्युनिटी को जिम्मेदारी दी जाए कि कम्युनिटी खुद अपना ख्याल रखे, अपने आसपास के नेचर का ख्याल रखे। उसका एक बहुत ब्रिलियंट एग्जाम्पल होता है। लोगों के राइट्स होते हैं, यस, और उनको उस एरिया को यूज करने का पूरा अधिकार होता है, कोई इफेक्ट नहीं होता है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, उनके राइट्स का कोई कर्टेलमेंट नहीं होता है, लेकिन हाँ, अब उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो उस एनिमल को प्रोटेक्ट करें। इनके ऊपर कोई कानून नहीं लगता है। अगर किसी ने हाइना को मार दिया तो उसके ऊपर कोई कानून नहीं लगता है, अगर इस एरिया में मार दिया तो, ठीक है। अगर नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वही हाइना आप मार दोगे, देन यू आर डन फॉर, ठीक है, क्योंकि हाइना अपने आप में एनिमल प्रोटेक्टेड है, IUCN की रेड डेटा लिस्ट में आता है, वो प्रोटेक्टेड एनिमल है, ठीक है। मैनेजमेंट कौन करता है? कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ही इसका मैनेजमेंट होता है। कंजर्वेशन रिजर्व से डिफरेंट क्या है? कंजर्वेशन रिजर्व गवर्नमेंट लैंड पे होता है और कम्युनिटी के कंसल्टेशन के बाद में बनता है। कम्युनिटी रिजर्व क्या होता है? प्राइवेट या कम्युनिटी लैंड के ऊपर होता है, और ये वॉलंटरी इनिशिएटिव होता है। इसमें सरकार का कोई रोल नहीं होता सिवाय ये बताने के कि ठीक है, कर लो तुम लोग प्रोटेक्शन। ओके, राजस्थान और इंडिया में बहुत अच्छा पोटेंशियल है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडिशनल कंजर्वेशन एरियाज हैं जिनको अपन कम्युनिटी रिजर्व डिक्लेयर करवा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि राजस्थान मुझे लगता है इकलौता ऐसा स्टेट है इंडिया में जहां पर हमारे ट्रेडिशंस एनिमल्स और प्लांट्स के साथ ही नहीं, हमारे फेथ, हमारे रिलीजन और हमारी फोक जो कल्चर है उसके साथ में इतना ज्यादा इंटरट्वाइंड है, घुला मिला हुआ है कि छोटे छोटे पॉकेट्स में भी हम कम्युनिटी रिजर्व एस्टेब्लिश करवा सकते हैं। बहुत, मैं कह रही हूँ कि हर दूसरे मंदिर के पास में कुछ ना कुछ कम्युनिटी रिजर्व बन सकता है जिसका प्रोटेक्शन वहीं की कम्युनिटी करे। इट्स अ वेरी गुड आइडिया, है ना, बहुत अच्छा फ्रूटफुल आइडिया है ना। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व के बीच में डिफरेंसेस, लीगल एस्पेक्ट्स और डिक्लेरेशन प्रोसेस वगैरह जो है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट यू हैव अ रिकॉर्ड, और आगे चलते हैं अपन। ओके, ये वही चीज है जो अभी तक अपन कर रहे थे। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा नुकसान क्या है, सबसे बड़ा थ्रेट क्या है आखिर इनको? कम्युनिटी रिजर्व्स हो गए, प्रोटेक्शन एरियाज जो हो गए, जो भी नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बर्ड सेंचुरीज, इनका आखिर सबसे बड़ा इनको खतरा किस चीज से है? इनको खतरा है इंसानों से ही है, इनको खतरा, ठीक है। सबसे बड़ा है ओवर ग्रेजिंग। जो आसपास की कम्युनिटीज हैं जो उस फॉरेस्ट पे डिपेंड करती हैं, वो अपने पशुओं को, कैटल को चराने के लिए फॉरेस्ट के अंदर ले जाएंगे, और पशु का तो जब तक पेट नहीं भरेगा तब तक तो वो चरेगा, ठीक है। ऐसा तो है नहीं, मतलब एडल्ट्स की तरह, ह्यूमन एडल्ट्स की तरह तो नहीं होता ना कि भाई इतना ही खाना है वरना मोटे हो जाओगे। एनिमल्स के साथ में वो बात लागू नहीं होती है, तो ओवर ग्रेजिंग हो जाती है और लाइफ स्टॉक का प्रेशर बहुत एक्सेसिव हो सकता है। नेक्स्ट,
लोगों के द्वारा एग्रीकल्चर के लिए, माइनिंग के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए एनक्रोचमेंट्स हो सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कौन डेवलप करता है? स्टेट करता है। तुम प्रोटेक्शन घोषित कर दो, इंफ्रास्ट्रक्चर रहने दो वहां पे, कम से कम जंगल में मत करो, ठीक है, जो ऑलरेडी है, अनलेस कोई नेशनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन नहीं आ जाता। भाई अगर ऐसी जगह है जहां पर नेशनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन बन रहा है तो हम समझ सकते हैं डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, आप उस एरिया को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए यूज कर सकते हो। बट व्हाट अबाउट दिस? इनका क्या? ये इंडस्ट्रियलिस्ट करते हैं, बिजनेसमैन करते हैं, तो जरूरी है कि रणथंभौर के कोर एरिया में से ही तुम्हें मार्बल निकालना है, कहीं और से निकाल लो यार, ठीक है। मार्बल राजस्थान में मिल जाएगा आपको, जहां जहां अरावली मिलेगी। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर, फॉर एग्जाम्पल स्लैश एंड बर्न टाइप ऑफ एग्रीकल्चर अपन ने पढ़ा है। ये एग्रीकल्चर पैटर्न होता है, आप जंगल में आग लगा दोगे एक लिमिटेड एरिया तक, और उसको जब वो जल के खत्म हो जाएगा, खाक हो जाएगा, उस एरिया को आप एग्रीकल्चर के रूप में, फार्मिंग के रूप में यूज कर लोगे। नाउ स्लैश एंड बर्न आपको बहुत जगह देखने को मिल जाएगा, स्पेशली ट्राइबल पॉकेट्स में मिलेगा और नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल पॉकेट्स में मिलेगा। ये बहुत नॉर्मल एक्सरसाइज है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये ना हो, क्योंकि ये जंगल को भी नुकसान पहुंचाता है। और उसके बाद में क्या होता है, ये सिक्लिकल फार्मिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस साल तीनों चारों जो सीजन्स होते हैं ना फार्मिंग के, वो यूज कर लिए, अगले साल भी कर लिए, लेकिन लैंड जो है, जो सॉइल है, वो अपना न्यूट्रिशन खोती जाती है। तो एक लेवल के बाद में वो जो सॉइल है, वो जो लैंड है, वो फैलो हो जाती है, बंजर हो जाती है, तो वो कम्युनिटी कहीं और स्लैश एंड बर्न करने के लिए चली जाती है और इसको फैलो ही छोड़ देती है। तो ये जो पूरा पॉकेट है जो आपने यूज किया था फार्मिंग के लिए, ये बर्बाद हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, तो हम उसको लिमिट करना चाहते हैं। नेक्स्ट, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, सॉरी, इलीगल फेलिंग एंड टिम्बर स्मगलिंग। वीरप्पन क्या था? नाम सुना है? वो मूवी देखी तुम लोगों ने, पुष्पा? मैंने वो पाप हॉल में जाके नहीं किया, लेकिन हाँ मैंने टीवी पे देखा था। आपने एक स्मगलर को हीरो बना दिया और पब्लिक बस यूं करके अब सब पुष्पा बन रहे हैं, विच इज़ क्वाइट सैड, क्योंकि पुष्पा का कैरेक्टर लूजली वीरप्पन के ऊपर बेस्ड है, जो कि हाईली क्रूल, क्रिमिनल, टेररिस्टिक एक्टिविटीज करने वाला इंसान था, और वो जंगलों के जंगल के चंदन खा गया यार वो आदमी, ठीक है। तो हमने जो सोसाइटी के वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट विलन्स होते हैं उनको एज अ हीरो प्रोटैगनिस्ट हमने पोर्ट्रे किया, और पब्लिक दीवानी हो रही है, बस उसके गानों पे डांस कर रही है और उसके जैसे स्टाइल मार रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। तो इलीगल फेलिंग, फेलिंग का मतलब होता है पेड़ काटना, और टिम्बर स्मगलिंग, टिम्बर एक तरीके का पेड़ होता है जिसकी लकड़ी काम आती है, और वीरप्पन करते थे भैया किस चीज की स्मगलिंग? सैंडलवुड। सैंडलवुड जो है वो इंडिया में प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ट्री है, आप उसको नहीं काट सकते, आप उसको नहीं काट सकते अंडर एनी कंडीशन। घर के बीच में सैंडलवुड आके खड़ा हो गया ना, उसको प्रोटेक्ट करके रहोगे तुम लोग, घर के बीच में भी है ना, तो उसको भी नहीं काट सकते, ठीक है। तो ये हाईली प्रोटेक्टेड ट्री है। नेक्स्ट वी हैव हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, भाई पब्लिक बसने लग जाएगी आसपास की कम्युनिटी, तो फ्रेगमेंट हो जाएगा उसका एरिया और कनेक्टिविटी टूट जाती है। देन वी हैव अ प्रॉब्लम ऑफ इन्वेजिव स्पीशीज। मुझे लगता है इंडिया की वन ऑफ द वर्स्ट प्रॉब्लम्स है इन्वेजिव स्पीशीज। जोक के तौर पे ही सही, लेकिन हमने नाम सुने हैं, आजकल मोदी घास चल रही है, उससे पहले कांग्रेस घास चलती थी। सफेदा के पेड़ देखे हैं आपने हाईवेज के दोनों तरफ, स्पेशली राजस्थान, हरियाणा, इन एरियाज में हाईवेज के दोनों तरफ आपको सफेदे के पेड़ मिलेंगे। हाईली वाटर इंटेंसिव, बहुत पानी कंज्यूम करते हैं। तो मैम राजस्थान में क्यों उगाते हैं? भैया उस टाइम के ना द देन प्राइम मिनिस्टर लेट मिस्टर राजीव गांधी जी इंट्रोड्यूस करे थे, सुंदर पेड़ होता है, हमने ध्यान नहीं दिया कि किस तरह से आपकी जो लोकल फ्लोरा है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, और अब हर जगह सफेदा है। विलायती बबूल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, किसी काम का नहीं है वो पेड़, हमारे लिए नहीं है, ठीक है, लेकिन वो जो लोकल बबूल होता है हमारे यहाँ पे उसको डिस्ट्रॉय कर देता है और पानी भी ज्यादा कंज्यूम करता है। विलायती बबूल के पत्ते आपकी भेड़ बकरियां नहीं खाती हैं, इट्स अ वेस्टेज, और ये होती है इन्वेजिव स्पीशीज जो कि बहुत ज्यादा डिजास्ट्रस है, हार्मफुल है। देन वी हैव मैन एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट। ये न्यूज आपको जनरली उत्तराखंड वगैरह से, अब बिहार के कुछ एरिया से भी मिलेगी, जहां पर बस टाइगर गांव के बीच में आ गया, बच्चा खा गया यार। अब ये न्यूज कहां से आ रही है? क्योंकि वो जो फॉरेस्ट लैंड है जहां पर वो टाइगर रहता है, उसका हैबिटेट है। पहली बात तो ऐसा नहीं है कि चारों तरफ कोई फेंसिंग है, कोई जाल नहीं लगाता है, ठीक है। वो इतना अताह बड़ा फॉरेस्ट लैंड होता है कि टाइगर कितने भी किलोमीटर तक आराम से घूम सकता है, वो सेफ है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एनक्रोचमेंट हो जाते हैं, कभी कभी टाइगर खुद भी अपना एरिया एक्सपैंड करने के लिए, या फिर दूसरा टाइगर अगर है तो उससे लड़ाई में हार जाता है, तो वो अपना नया एरिया बनाने के लिए दूसरी जगहों पे आता है, और बाहर उनको मिलते हैं ह्यूमन सेटलमेंट्स, गांव मिल जाते हैं, शहर मिल जाते हैं, और वहां पर हो जाती हैं गड़बड़े, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट, स्पेशली ड्राई जोन्स में। मुझे लगता है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। देन वी हैव फॉरेस्ट में होने वाली फायर्स, ये आपको जनरली नॉर्थ के हिमालयन फायर्स फॉरेस्ट में बहुत ज्यादा मिलेगी।
कहते हैं कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो स्लैश एंड बर्न टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन आप इसको प्रूव नहीं कर सकते अनलेस आपने कैमरा नहीं लगा रखे हो, अनलेस आपके पास में कोई इनसाइड न्यूज़ ना हो, ठीक है। तो बहुत सारी फॉरेस्ट फायर्स, कुछ फॉरेस्ट फायर्स नेचुरल भी होती हैं, कुछ गलती से भी लग जाती हैं, ठीक है। सो देयर आर सो मेनी रीजंस। इसके अलावा डिग्रेडेशन या फिर अनसस्टेनेबल यूज, अगेन जो फेलिंग ऑफ ट्रीज वगैरह होती है। नेक्स्ट, की कंजर्वेशन मेजर्स, हम इनको प्रोटेक्ट कैसे करें, ये आपके सामने कुछ ऑप्शंस हैं, इनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें आपने 2-3 चीजें देखी होंगी, फॉर एग्जाम्पल JFM, कैंपा फंड्स, ग्रीन इंडिया मिशन, इनके लिए मैं आपके लिए इन टॉपिक्स के ऊपर अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगी, और शॉर्ट वीडियोस होंगी 5-6 मिनट्स की, ताकि आपके पास में इनका एक मैटर हो कि भाई ये होते क्या हैं। यहाँ एक्सप्लेन करने से कोई फायदा नहीं है, अभी कॉन्सेप्ट समझो कि क्या चल रहा है, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट, मैं इसको कवर कर लूंगी। नेक्स्ट, कंजर्वेशन रिजर्व वगैरह का क्रिएशन करवाओगे, कम्युनिटी रिजर्व्स में पोटेंशियल क्रिएट करवाओगे, लोकल कम्युनिटीज को आपको एजुकेट करना पड़ेगा कि भैया हमें ये चीज प्रोटेक्ट करनी है, इको डेवलपमेंट करोगे, लाइवलीहुड प्रोग्राम जो है लोगों के लिए वो अलग से प्रोवाइड करोगे। जो ट्राइब्स इस फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड कर रही हैं, उन ट्राइब्स को हम कुछ और काम करने को सिखा दें, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज में ले जाएं, उनको एजुकेट करें, प्रॉपर मेन स्ट्रीम एम्प्लॉयमेंट मार्केट में लेकर आएंगे, तो वो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे और फॉरेस्ट को नुकसान भी नहीं होगा। ओके, हैबिटेट रेस्टोरेशन हो गया, इको टूरिज्म डेवलपमेंट वगैरह हो गया, ये सब आपके सामने एग्जांपल्स हैं। सो आगे चलते हैं, ठीक है। लास्टली, गवर्नमेंट क्या कर रही है भाई, क्या फ्यूचर है, क्या पॉलिसीज वगैरह बनाई जा रही हैं कि हम अपने फॉरेस्ट को, अपने एनिमल्स को, फ्लोरा और फौना दोनों, इनको प्रोटेक्ट कर सकें। राजस्थान स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी है, मैंने सिर्फ एक ही सेंटेंस लिखा है, इतनी सी ही नहीं है। ये वाली स्लाइड लगाने के पीछे मेरा सिर्फ यही पर्पस था कि आप टॉपिक्स का ध्यान रखो और ये टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, पढ़ने हैं। दीज आर वेरी शॉर्ट, वेरी इजी, आपको एक पेज में ऑनलाइन भी पढ़ने को मिल जाएगा, लेकिन पढ़ना क्या है वो मैं बता दूं, ठीक है। आपको राजस्थान की स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी देखनी है, आपके इंडिया के और राजस्थान का कितना टारगेट है और कितना एक्चुअल में ट्री कवर है वो देखना है, फॉरेस्ट कवर है वो देखना है। कोई नया प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर हुआ है तो वो अपन को नोटिस करना है। अगर पिछले 1 साल में, 1 से 1.5 साल में अगर कोई नया एरिया डिक्लेयर हुआ है तो उसकी तो लिस्ट बनाओ डेफिनेटली, कहां पर है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये सब भी लिस्ट बनानी जरूरी है। नेक्स्ट वी हैव अरावली कंजर्वेशन एंड ग्रीन वॉल एफर्ट्स। ग्रीन वॉल जो है ये इस बार राजस्थान सरकार का जो स्टेट बजट है उसमें भी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर श्रीमती दिया कुमारी जी ने बोला था, इसको एक्सप्लेन किया था, और इसके ऊपर न्यूज भी आई थी कि भैया स्कैम हो रहा है, कोई पेड़ नहीं लग रहे हैं जो लोकल्स बता रहे हैं। फिर वहां पर स्टिंग ऑपरेशन हुए हैं, दिख रहे हैं कि नहीं लगाए हुए हैं सैपलिंग्स। ये घटिया न्यूज थी, लेकिन ये न्यूज थी तो ये टॉपिक न्यूज में आया हुआ है, ठीक है। तो न्यूज में आई हुई चीजें अपन थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है सेक्रेड ग्रूव्स के ऊपर, मैंने सेक्रेड ग्रूव्स इसलिए कवर नहीं करे हैं क्योंकि सेक्रेड ग्रूव्स एग्जाम में नहीं पूछे जाते विद फैक्ट। आपको मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया था, फैक्ट नहीं पूछा जाता, इसलिए मैंने इसको कवर नहीं किया है। क्योंकि हर गांव में आपको एक ना एक ऐसा एरिया मिल जाएगा जहां पर कोई ना कोई सेक्रेड फेथ रिलेटेड कोई पॉइंट होगा कि नहीं, आज से 150 साल पहले वह बाबा जी थे, उन्होंने वहां पर तपस्या की थी, फिर वहां पर उनकी तपस्या के बाद में एक पानी की क्या कहते हैं नहर आ गई, छोटो सो अठे तो एक कुआं बन गो, दैट इज अ सेक्रेड ग्रूव। और उस कुएं के ऊपर, उस तालाब के ऊपर कोई ना कोई लोकल कम्युनिटी डिपेंडेंट है, एनिमल्स डिपेंडेंट हैं, बर्ड्स डिपेंडेंट हैं, उसको एक तरह से प्रभु की लीला समझ के उस जगह को प्रोटेक्ट किया जाता है। ये आपको इंडिया में हर गांव में मिल जाएगा, एवरी विलेज। तो इसलिए इसको मैंने अलग से नहीं पढ़ाया है, बट मीनिंग इसका यही है, ठीक है। नेक्स्ट, कम्युनिटी और ट्राइबल इन्वॉल्वमेंट किस तरीके का हो सकता है, कितना हो सकता है, इको टूरिज्म और सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स क्या होती हैं, कैसे प्रैक्टिस की जाती हैं, और जो लेटेस्ट स्कीम्स चल रही हैं, फॉर एग्जांपल अब यहाँ मनरेगा लिखा हुआ है लेकिन वीबी जी राम जी इज अ न्यू नेम, तो उनको कैसे यूज किया जा सकता है प्लांटेशन के लिए, इनको कैसे यूज किया जाता है प्लांटेशंस वगैरह के लिए, ग्रीन वॉल में इसका कैसे एफर्ट यूज किया जा रहा है, कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन कैंपा फंड क्या चीज होती है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। ये आपका होमवर्क है। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है, कोई क्वेरी होती है, कोई सजेशन है कि मैम उस चीज के ऊपर वीडियो बना दो, मुझे वो चीज नहीं समझ में आ रही है, आई विल डू दैट। पिछले कुछ वीडियोस में जैसे कमेंट्स हैं कि मैम सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कुछ माइक्रो थीम्स वगैरह हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था, वो बता दो। मैं सब्जेक्ट वाइज वीडियो लेकर आऊंगी, मंडे ट्यूसडे तक का वेट करो, ठीक है। तो मेरे पास में थोड़ा सा मैटर होगा, थोड़ा सा मैं रिफाइन कर दूंगी उसको, एंड विद एविडेंस कि पहले किस तरह से क्वेश्चंस आए हुए हैं, ताकि आपको अननेसेसरी पढ़ाई ना करना पड़े और आपसे कुछ इंपॉर्टेंट छूट भी ना जाए, ठीक है। जस्ट अ फ्यू डेज मोर, तब तक मैं दूसरी चीजें पढ़ा रही हूँ, इनके ऊपर नोट्स बनाओ, पढ़ो, अच्छे से डेटा इकट्ठा करो, नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ, ठीक है। चलो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग।